whenever whenever सर फिर से एक बार बताइए। हेडिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डेफिनेशन लिखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, लिखना whenever light of sufficient energy whenever light of sufficient energy light of sufficient energy fall on a metallic surface fall on metallic surface fall on metallic surface electrons are emitted electrons are emitted electrons are emitted electrons are emitted from the metallic surface electrons are emitted from the metallic surface. This is known as this is known as photoelectric effect. This is known as photoelectric effect. Full stop. Electrons emitted in this process. Electrons emitted in this process. Electrons emitted in this process is known as are known as photoelectrons. Emitted in this process are known as photoelectrons. Full stop. This was discovered by This this was discovered by Hertz. का जो डिस्कवरी था किसने करा था? आइंस्टाइन। नहीं, आइंस्टाइन ने नहीं करा था। ये जो प्रोसेस पहली हाइनरिक हर्ट्ज हर्ट्ज ने खोजा था, लिखना it was discovered by Hertz. आइंस्टाइन ने एक्सप्लेनेशन दिया था कि ऐसा हो क्यों रहा है और उसी के चलते आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था। हर्ट्ज ने बस डिस्कवर किया कि ऐसा हो रहा है कि लाइट को क्या कर रहे हैं, इंसिडेंट कर रहे हो किसी मेटालिक सरफेस पे। जैसे एक मेटल हो गया, मेटल पे लाइट इंसिडेंट कर रहे हो तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हो रहा है, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, ये जो लाइट होना चाहिए सफिशिएंट एनर्जी इसके पास होना चाहिए। अगर सफिशिएंट एनर्जी नहीं होगा फिर ये प्रोसेस नहीं दिखेगा। तो ये सारा चीज बताया किसने था? ये सारी चीजें बताया था हर्ट्ज ने। यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, और इस इफेक्ट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खोजा किसने? हर्ट्ज ने खोजा। हर्ट्ज ने उस टाइम हुआ क्या था, जब तक ये सारी चीजें चल रही थी, ये जब खोजा गया था तो उस टाइम हमारे पास वेव नेचर ज्यादा, हम बात कर रहे थे वेव नेचर ऑफ लाइट का। वेव नेचर ऑफ लाइट जो था वो ज्यादा फेमस था उस टाइम में। तो इस नेचर से ये चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि हो क्या रहा था कि कुछ अगर मान लो यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करे तो कभी इमिशन दिखता था, कभी इमिशन नहीं दिखता था। जैसे इस केस में इमिशन दिखा, एक केस में सेमी सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करवाया, कोई अलग कलर चेंज कर दिया तो इमिशन नहीं दिखा। तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि सारे लोग किस पर्सपेक्टिव से सोच रहे थे, वेव नेचर से सोच रहे थे। और जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो वेव नेचर से चल नहीं रहा था, वो किससे चल रहा था? पार्टिकल नेचर से चल रहा था। पार्टिकल नेचर। तो यही जो चीज है ये एक्सप्लेन करा किसने? आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन करा, और इसके चलते आइंस्टाइन को क्या मिला? 1905 में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, ये सारी चीज एक्सप्लेन करने पे था। उस टाइम भी लोगों को हल्का फुल्का पता था कि जो भी लाइट होता है उसका डुअल नेचर होता है, क्योंकि प्लैंक्स ने अपना क्वांटम थ्योरी दिया था जिसमें बोला था लाइट क्या होता है, पार्टिकल नेचर की तरफ बिहेव करता है। और उस पार्टिकल नेचर के लिए अब अगर तुम्हें वेवलेंथ दिया हुआ है रेडिएशन का या फ्रीक्वेंसी दिया है रेडिएशन का, तो एक पार्टिकल का तुम एनर्जी निकाल सकते हो, दैट इज गिवन बाय ई एच में बाय लैम्डा या फिर ई इक्वल टू एच। फिर आइंस्टीन ने अपना एक एनर्जी मास इक्विवेलेंट इक्वेशन दिया जो भी बोलता है E = mc² एंड दिस इज यूज्ड फॉर फोटॉन।
ठीक है। पहले क्या होता था, इसको क्वांटा बोलते थे। तो क्या बोलते थे, क्वांटा। जो भी पार्टिकल था इसका लाइट के पार्टिकल, उसको क्या बोलते थे, क्वांटा बोलते थे। क्योंकि मैक्स प्लैंक ने बोला था कि जो भी एनर्जी है वो एक पैकेट में ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और उस पैकेट को क्या नाम दिया था, क्वांटा। और इस एक पैकेट में जो एनर्जी थी दैट इज एच न्यू, जहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, या फिर लेमडा क्या है तुम्हारा, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। फिर कौन आया, आइंस्टीन आया। आइंस्टीन ने बोला कि हमारे पास एक और इक्वेशन है विच कैन रिलेट मास टू द एनर्जी, और उससे बोला E इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, इसके लिए फोटोन के लिए। और फोटोन क्या है, बेसिकली जो क्वांटा है उसी को इसने क्या बोला, क्वांटा को ही फोटोन बोल दिया। यानी जो एक पार्टिकल हम लेकर के चल रहे थे, पहले क्वांटा नाम से जान रहे थे, उसको आइंस्टीन ने क्या बोला, फोटोन नाम से बोला। अब बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटोन के पास जो एनर्जी होती है, एक फोटोन के पास जो एनर्जी होगी उसको या तो हम इस टर्म से शो कर सकते हैं, या फिर एच सी बाई लेमडा, या फिर एच न्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यही जो सेम चीज है आइंस्टीन ने उठा करके यहाँ अप्लाई कर दिया। बोला कि हम यहाँ इसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, जो भी चीजें यहाँ हो रही हैं उसको वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्टिकल नेचर यूज करना पार्टिकल पड़ेगा। नेचर। और पार्टिकल नेचर में क्या होगा, जैसे एक फोटोन था यहाँ पे, फोटोन जाकर के मेटल है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर। अब ये फोटोन जाकर के क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और जब इस इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो फिर सारी की सारी एनर्जी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को दे देता है। फोटोन था हमारे पास, फोटोन टकराया और पूरा का पूरा एनर्जी किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। इसमें कोलिजन इन इलास्टिक होता है, जो भी कोलिजन होगा कैसा होगा, इन इलास्टिक होगा। ये फोटोन पूरा का पूरा एनर्जी ट्रांसफर करेगा इस इलेक्ट्रॉन को। ऐसा नहीं कि 1/3 कर दिया, 1/2 कर दिया, या फिर 1/5 कर दिया। इसके पास ऐसे प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। फोटोन जब एनर्जी देगा तो पूरा का पूरा देगा, और नहीं तो फिर नहीं देगा। तो ये जा करके इससे इलास्टिकली टकराया, अपना पूरा का पूरा एनर्जी क्या करा, इलेक्ट्रॉन को दे दिया। ऐसा किसने बोला, आइंस्टीन ने। और अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास सफिशिएंट एनर्जी आ गई, क्योंकि अब इसके पास जो एनर्जी है, इस एनर्जी से मस्त मेटल के अंदर घूम रहा था। सर बट एक्चुअल में तो इलास्टिक कोलिजन कभी होता ही नहीं है ना, मतलब वो तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या नहीं होता है, सर इलास्टिक मतलब परफेक्टली इलास्टिक तो कभी होता नहीं है कोई भी कोलिजन। इलास्टिक बोल नहीं रहे, इन इलास्टिक बोल रहे हैं। जो अच्छा भी इन कोलिजन यहाँ, इलास्टिक, अच्छा हाँ कोलिजन जो यहाँ पे होगा इन इलास्टिक होगा, क्योंकि टोटल का टोटल एनर्जी किसको दे दिया, फोटोन अपना टोटल का टोटल एनर्जी किसको दे दिया, इलेक्ट्रॉन को, और मर गया। क्योंकि फोटोन जो होता है ना, इसका रेस्ट मास कितना होता है, रेस्ट मास इसका 0 जीरो होता होता है। है। रेस्ट मास 0 है, मतलब फोटोन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कब, रेस्ट में। जैसे ही बोला जाता है ना कि फोटोन आकर के इससे टकराया और स्पीड उसका 0 हो गया। फोटोन आकर के टकराया, अगर पूरा एनर्जी इसने दे दिया तो रेस्ट मास इसका कितना हो गया, 0। और नहीं तो क्या कर सकता है, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा, और जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगा तो अपना पूरा का पूरा एनर्जी लेकर के आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ पोर्शन दे दिया। प्रोटॉन के पास कैपेसिटी क्या होती है, या तो वो पूरा का पूरा एनर्जी देगा या फिर कुछ नहीं देगा। जो भी फोटोन है, फोटोन के पास क्या है, ये कंडीशन होता है, कभी भी ये पार्टीशन नहीं होता है इसके एनर्जी का। या तो पूरा दे देगा, पूरा दे देगा तो इसके पास कितना बचा, 0। यानी इसकी रेस्ट मास कितना हो गया, 0 हो गया। अगर कुछ नहीं दिया, रिफ्लेक्ट होकर के वापस आया, तो जो एनर्जी पहले लेके चल रहा था वही एनर्जी बाद में भी होगा, इट विल बी इक्वल टू mc स्क्वायर। क्योंकि फोटोन का जो स्पीड होता है हमेशा किसके बराबर होता है, लाइट के बराबर होता है। कुछ मास देने का मतलब, कुछ एनर्जी देने का मतलब है तुम स्पीड कम कर रहे हो। स्पीड कभी कम उसका नहीं होता, क्योंकि हमेशा वो किससे ट्रेवल करेगा, c से ट्रेवल करेगा। c इज स्पीड ऑफ लाइट। तो इसने पूरा का पूरा एनर्जी दिया। अब ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब इस एनर्जी को लेकर के क्या करता है, वो इस मेटालिक सरफेस से स्किप कर सकता है। मेटालिक सरफेस से क्या करेगा, स्किप कर सकता है। लेकिन गिवन इसके पास उतनी एनर्जी आई है कि नहीं कि ये यहाँ से बाहर आ सके, भी जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कि ये एक दरवाजा है, इस दरवाजे से बाहर निकलने के लिए फोर्स लगा करके इसको खोलना पड़ेगा। ठीक है, एक छोटा सा बच्चा उसको बोला दरवाजा खोलो, खोल लेगा, नहीं खोल पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना फोर्स नहीं है कि वो फोर्स अप्लाई करके दरवाजा को क्या करते, खींच करके बाहर जा सके। एनर्जी है उसके पास भी, लेकिन वो उतना एनर्जी नहीं है जो क्या करे, दरवाजा खोल करके बाहर जा सके। सेम चीज इसके पास भी होता है कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले, लेकिन क्या वो बाहर आएगा। तो आने के लिए कंडीशन क्या है कि ये जो एनर्जी है वो सफिशिएंट, एक लोएस्ट एनर्जी होता है जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। इस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर होना चाहिए। जो भी मेटल तुमने यूज करा है उसके लिए एक टर्म डिफाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं।
वर्क फंक्शन है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए मिनिमम एनर्जी। वर्क फंक्शन क्या है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस मेटालिक बॉडी से, मेटालिक बॉडी मतलब इसके अंदर है, इसके वॉल्यूम में है, इसके वॉल्यूम से बाहर आने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एंड दैट मिनिमम एनर्जी इट इज नोन एज व्हाट? वर्क फंक्शन। तो अगर फोटोन ने वर्क फंक्शन के बराबर का एनर्जी दिया तो ये बाहर आएगा। अगर वर्क फंक्शन से कम का एनर्जी दिया तो बाहर नहीं आएगा, भले अंदर हाई वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसके अंदर ही मूव करेगा लेकिन बाहर नहीं आएगा। यानी तुम्हारे पास इसलिए जो डेफिनेशन लिखवाया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, उसमें क्या लिखा हुआ? सफिशिएंट एनर्जी लिखा हुआ है। ठीक है, सफिशिएंट एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हर एक मेटल का एक मिनिमम एनर्जी होता है। उस एनर्जी से कम एनर्जी का अगर लाइट तुम उस पर इंसिडेंट करवाओगे तो एमिशन नहीं होगा, और इमिशन नहीं होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इमिशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला उसको क्या बोलेंगे? फोटो। ठीक है, तो लिखना। फोटो इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? ये पूरा फेनोमेना है। इस फेनोमेना की अलग अलग डिवाइस, अलग अलग सेटअप बनाया गया समझने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। तो जितने भी साइंटिस्ट हैं उन सबने यहाँ पे डिवाइस बना बना करके चेक करा। तो स्टूडेंट से हर्ट्ज के लेनार्ड और हॉलविच, उन्होंने क्या करा कि एक सेटअप बनाया। सेटअप कुछ इस तरीके का था कि एक ग्लास ट्यूब या क्वार्ट्ज ट्यूब था, इधर कैथोड और इधर लगा करके रखा एनोड। कैथोड एनोड कहने का मतलब है, ये कैथोड के लिए कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिवली चार्ज। अब उन्होंने इस पर लाइट इंसिडेंट करवाया। ठीक है, लाइट इंसिडेंट करवा के उन्होंने कुछ कुछ देखा कि टाइम के साथ ये जो कैथोड है इसका चार्ज डिक्रीज हो रहा है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? इसका कैथोड का जो चार्ज है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और ये कब डिक्रीज होगा? जब यहाँ से चार्ज बाहर आ रहा होगा, माइनस चार्ज बाहर आ गया, इस पे हम प्लस चार्ज ऐड करते होंगे, ये तभी हो सकता है ना। जब इस कैथोड का चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो वो कितने तरीके से हो सकता है? या तो इस पे तुम प्लस चार्ज दो, ठीक है, या फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालो। तो प्लस चार्ज तो हम दे नहीं सकते हैं क्योंकि हमने इस पे क्या करा है? लाइट इंसिडेंट करवाया। और लाइट जो फोटोन पार्टिकल्स हैं वो क्या है तुम्हारे? न्यूट्रल है। फोटोन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। या जो भी रेडिएशन होता है वो तुम्हारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ से इजेक्ट क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होगा। और उसमें उन्होंने भी देखा, एक चीज और देखा कि ये सारे लाइट के लिए नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर लाइट के लिए हो रहा है, किसी पर्टिकुलर रेंज से नीचे जा रहे हैं तो ऐसा प्रोसेस नहीं हो रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और भी चीजें देखा कि भले इसका इंटेंसिटी डिक्रीज कर रहा है, एक पर्टिकुलर लाइट के लिए इसका इंटेंसिटी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो भी इमिशन हो रहा है, मतलब तो भी यहाँ का चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। मतलब अगर एमिशन हो गया तो दैट इमिशन विल नॉट डिपेंड ऑन व्हाट? इंटेंसिटी। जब इमिशन अगर हो रहा है तो वो किस पे नहीं डिपेंड कर रहा है? इंटेंसिटी को तुम बढ़ाओ या घटाओ, इमिशन पक्का होगा ही। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये सारे एक्सपेरिमेंट उन्होंने करके देखा। फिर क्या देखा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, अगर यहाँ पे मान लो तुम क्या कर रहे हो? बैटरी लगा दे रहे हो, समझना। बैटरी जब यहाँ पे कनेक्ट करें और लाइट को इंसिडेंट नहीं करवा रहे हैं, ये लाइट गायब कर दी है, बैटरी गायब कर दी, यहाँ पे एक एमीटर लगा करके अभी लाइट इंसिडेंट नहीं करवा रहे, बैटरी कनेक्ट करें, क्या करंट फ्लो होगा? करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है? वैक्यूम है। यहाँ क्या है तुम्हारे पास? वैक्यूम। अब मतलब कितना सर भी तुम इनफाइनाइट वोल्टेज, रेजिस्टेंस हो गया। हाँ, यहाँ पे कितना भी वोल्टेज तुम बढ़ा लो, V की वैल्यू कितना भी बढ़ा लो, क्या होगा तुम्हारे पास? यहाँ पे करंट जो होगा हमेशा कितना दिखेगा? यहाँ पे जो रीडिंग आएगा वो कितना दिखेगा? हमेशा 0, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कितना है? इनफाइनाइट है, ये ओपन सर्किट है, वैक्यूम है, बहुत ज्यादा गैप है। इतना छोटा भी गैप होता तो भी जंप नहीं कर पाता इलेक्ट्रॉन एयर में, और एयर से फिर जंप करके दूसरे प्लेट में नहीं पहुंचता। तो ये इम्पॉसिबल है कि यहाँ पे फ्लो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हमने क्या करा? लाइट इंसिडेंट करवाया। जैसे ही इस पे क्या करवाया? लाइट इंसिडेंट करवाया। अब इलेक्ट्रॉन के पास क्या मिला? मौका मिला। इस मेटालिक प्लेट से क्या करेगा? वो जंप करेगा। जैसे ही लाइट इंसिडेंट करवाया, और अगर उस रेडिएशन के पास सफिशिएंट एनर्जी है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? जंप कर गया, जो कि ये नहीं करवा सकता था। कोई भी मेटालिक प्लेट हो
और अगर उसमें तुम कितना भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करो, ये इलेक्ट्रॉन जंप करवाने के लिए तुमको क्या चाहिए, बहुत ही ज्यादा एनर्जी चाहिए, जिसको ब्रेकडाउन पोटेंशियल बोलते हैं। तो ब्रेकडाउन पोटेंशियल क्या होगा, जैसे उसके लिए ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन है, जो हम अगर तुम लोग को उसको नहीं बताएंगे, जो 12th में पढ़ लिया है उसको पता होगा, ईवी बता के रखे हैं कैपेसिटर के केस में। हाँ सर। और ये ईवी जो होता है इसके लिए अबाउट 5 वोल्ट पर मीटर चाहिए। मतलब अगर वोल्टेज इतना प्रोड्यूस करोगे तब जाकर के ब्रेक डाउन होगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके एयर में जाएगा, जो कि ये वैल्यू क्या है, ये तुम्हारा ई है। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करोगे तब जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा। यानी ये जो वैल्यू क्या होगी, बहुत बड़ी होगी, उतना बड़ा करोगे तब में भी इधर से इलेक्ट्रॉन जंप करे, फिर करंट मिल जाए। लेकिन जैसे ही लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करवाया गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इमिट हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इमिट हुआ तो इधर तो उसको क्या दिखा, एनोड दिखा। और एनोड कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिवली। तो ये इसको खींचने लगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करके क्या करेगा, इसमें जंप करके। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इसमें जंप करे, इसमें क्या दिखा, करंट दिखा। करंट। मतलब अभी यहाँ पे लाइट जब तक तुम इंसिडेंट करवा करके रखोगे, इसमें एक करंट फ्लो होगा। जब तक तुम यहाँ पे क्या करोगे, सफिशिएंट एनर्जी का लाइट इंसिडेंट करवा के रखोगे, क्या होगा, इसमें करंट दिखेगा। और उसी करंट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट करंट। बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आइंस्टीन से पहले बताई जा चुकी थी, ये जो सेटअप था उससे पहले ही बताया जा चुका था। मेन जो है ये इलेक्ट्रॉन इमिट क्यों हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे पाया था। उसने इंटेंसिटी चेंज करके देख लिया, फ्रीक्वेंसी चेंज करके देख लिया, इस वोल्टेज को रिवर्स करके देख लिया, सारी चीजें देख ली किसने, हर्ट्ज ने। और उनके दो स्टूडेंट हॉलविच एंड लेनर्ड ने ये सारी चीजें क्या करा, देख लिया करके, सारा जो भी ग्राफ है प्लॉट कर दिया, इंटेंसिटी का, फ्रीक्वेंसी का, स्टॉपिंग पोटेंशियल का, वो सभी अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मेन एक्चुअल चीज था, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं दे सके जिसमें हम एनर्जी को क्या कर सके, इक्वेट कर सके। और वही काम किसने किया, आइंस्टीन ने करा। आइंस्टीन ने सारी चीज एक्सप्लेन कर दी कि जो भी एनर्जी देते हैं, एक फोटोन क्या करेगा, एक फोटोन जाकर के एनर्जी देता है। और एनर्जी ट्रांसफर, अगर वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर के बाहर आ गया, अगर उसके पास सफिशिएंट एनर्जी मिल गई, तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा, और उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लेंगे टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। टर्म्स रिलेटेड टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू टेक आउट, minimum energy required to take out an electron, take out an electron, an electron from a metallic surface, from a metallic surface, from a metallic surface is defined as work function, work function full stop, इस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, पॉइंट 2 में लिख सकते हो, या कॉमा दे करके पैरा छोड़ करके लिख सकते हो। इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, पे डिपेंड करेगा, मेटल पे डिपेंड करेगा। मतलब मेटल अगर आयरन रख रहे हो या फिर एल्युमिनियम रख रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, वर्क फंक्शन इज लोएस्ट फॉर सीजियम, लोएस्ट फॉर, वर्क फंक्शन इज लोएस्ट फॉर सीजियम, लोएस्ट फंक्शन होगा सीजियम के लिए। और पाई का जो सीजियम होता है अप्रोक्सीमेटली
1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सबसे छोटा है, यानी बाकी के जो भी होंगे से ज्यादा होंगे। क्वेश्चन में बता करके रखा, अगर तुमको वर्क फंक्शन की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में बता के रखेगा, यानी ये जो भी तुम्हारा यूनिट होगा वर्क फंक्शन का वो किसमें होगा, मॉडर्न फिजिक्स में मोस्ट ऑफ द ईवी केसेस में। जो, हाँ मॉडर्न फिजिक्स में जब भी हम एनर्जी से डील करेंगे तो एनर्जी का जो भी यूनिट होगा, मोस्ट कॉमनली यूज यूनिट इन मॉडर्न फिजिक्स क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इलेक्ट्रॉन जैसे वोल्ट। जूल बहुत कम यूज होता है, ज्यादातर क्या यूज होगा तुमको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज होगा। अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1 जूल कितने के बराबर होता है, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये कन्वर्जन है तुम्हारा। कन्वर्जन की जरूरत कभी कभी पड़ती है, मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाँ तो उसमें जरूरत पड़ा होगा। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ईवी की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मोस्ट ऑफ द फॉर्मूला जो हम यहाँ पे लिखते हैं वो किस फॉर्म में लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे वर्क फंक्शन सीजीएम का किसमें दे दिया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दिया। नेक्स्ट लिखेंगे थ्रेशोल्ड एनर्जी, नंबर 2 लिखना, नंबर 2 में लिखना थ्रेशोल्ड एनर्जी। फर्स्ट हो गया, नंबर 2 है थ्रेशोल्ड एनर्जी में लिखना, इसको ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन, मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन, मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन, मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ब्रैकेट में लिख देना फोटोन, minimum energy of radiation which is responsible for photoelectric effect, which is responsible for photoelectric effect is known as threshold energy. इसमें लिखेंगे पैरा छोड़ के, it is equal to work function of the metal, is equal to work function of the metal, is equal to work function of the metal, full stop. It depends on wavelength and frequency, it depends on wavelength and frequency, it depends on wavelength and frequency of the radiation। ध्यान रखना ये जो ई नॉट है ये डिपेंड किस पे करेगा, लाइट का जो वेवलेंथ है और लाइट का जो फ्रीक्वेंसी उस पे बराबर होता है वर्क फंक्शन पे। हाँ वर्क फंक्शन किस पे डिपेंड करता है, मेटल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। नेक्स्ट देखेंगे थर्ड सर। सर आपको वॉइस थोड़ा कट रहा है सर, एक बार फिर बताइएगा। क्या हाँ क्या बताया बोलते हैं, मैं कह रहा था सर कि आप लास्ट में क्या बोले थे सर? जो भी ई नॉट होगा इट विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, बट ये जो फाई होगा ये किस पे डिपेंड करेगा, मेटल पे डिपेंड करेगा। और ये दोनों अच्छा की अच्छा वैल्यू ठीक है सेम ही सर। है, दोनों जो रिजल्ट है ये ई नॉट और ये जो फाई होगा ये क्या होगा, बराबर होगा, बट ये दोनों जो जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है वो अलग अलग है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसका है, इंसिडेंट लाइट का या फोटोन का, रेडिएशन ये का, किसका प्रॉपर्टी है, मेटल का प्रॉपर्टी है। मेटल का। ये दोनों जो डिपेंड करते हैं वो अलग अलग होते हैं, वैल्यू दोनों का सेम ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। रिप्रेजेंट करती है इसकी,
तो देखो ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफाइन करेंगे तो किसके बेसिस पे होगा, मिनिमम होगा। अभी देख लेंगे जब आगे डिस्कस करेंगे, जब भी हम जब फोटोन थ्योरी जस्ट इसके आगे डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। लिखना मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, minimum frequency of incident light for which photoelectric effect, शॉर्ट फॉर्म में पीपी में लिख सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। for which photoelectric effect is just possible, is just possible, is just possible, just possible is known as threshold frequency, known as threshold frequency। अच्छा सर, जब आप थ्रेशोल्ड एनर्जी लिखा है तो वहां पे मिनिमम एनर्जी था या फिर मैक्सिमम एनर्जी था? सर थ्रेशोल्ड एनर्जी। हाँ हाँ मिनिमम लिखवा दो, मिनिमम था। अच्छा थ्रेशोल्ड, अभी सबका इक्वेशन लिखेगा, जस्ट अभी टर्म जो भी है वो लिख ले रहे हैं। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का अगर डेफिनेशन तुमसे बाई ऑप्शन पूछ रहा है तो ध्यान रखना उसमें क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ। लिखना मैक्सिमम वेवलेंथ, maximum wavelength of incident light, maximum wavelength of incident light for which ऊपर वाला वहां से कॉपी कर सकते हो, which के बाद में जो भी ऊपर जो डेफिनेशन लिखा था ना उसमें which के बाद जो भी चीज है वो कॉपी करना। या फिर इसको इक्वल टू सी स्क्वायर, या ने बताया था, ये प्लैंक ने बताया, इसको प्लैंक क्वांटम थ्योरी बोलते हैं। तो ये हमारे पास तीन फॉर्मूला है एनर्जी निकालने के लिए। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहाँ से मास ऑफ फोटोन भी बता सकते हो, मास ऑफ फोटोन क्या मिलेगा, m is equal to h mu by c स्क्वायर या फिर h by और रेस्ट मास कितना होता है, जीरो होता है। मतलब ये कि फोटोन कभी भी रेस्ट में तुमको नहीं दिखेगा, हमेशा चलता दिखेगा। और कौन से किससे स्पीड से, लाइट की स्पीड से।
इसलिए जब भी कोलिजन होता है इसका इलेक्ट्रॉन से, तो या तो टोटल का टोटल एनर्जी ट्रांसफर कर देता है या फिर कुछ नहीं करता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक प्रोटॉन से टकराया तो अपना पूरा का पूरा एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मे बी उस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि हर मेटल के पास क्या है, अपना वर्क फंक्शन। अब यहाँ से देखोगे मोमेंटम अगर निकालना चाहते हो, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन, तो क्या मिलेगा तुमको, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन जो होगा इट विल बी, सी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, सी विल बी एच बाई, मोमेंटम जो होगा किसके बराबर होगा, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है। इसको अगर सी को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, एच बाई लेमडा। किसी भी प्रोटॉन के लिए अगर क्या निकालना है तुम्हें, मोमेंटम निकालना है, तो तुम्हारे पास दो फॉर्मूला है, या तो तुम उसको फ्रीक्वेंसी से निकाल सकते हो या फिर उसके, क्योंकि मास तो तुमको बताएगा नहीं, मास ऑफ फोटोन इज दिस मच। ठीक है, क्वेश्चन में जब भी रेडिएशन का कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुमको कभी भी क्या नहीं बताएगा, मास नहीं बताएगा फोटोन का, क्या बता करके रखेगा तुमको, जो भी रेडिएशन है उसका फ्रीक्वेंसी या फिर उसका वेवलेंथ बोल देगा कि अगर फ्रीक्वेंसी इतना है रेडिएशन का, बताओ मोमेंटम कितना होगा फोटोन का। तो इस फॉर्मूला से इधर से यूज करके निकाल सकते हो। अगर इस मोमेंटम को चेंज करते हैं टाइम के साथ, अगर ये मोमेंटम क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो फोटोन के पास एबिलिटी है कि ये किसी सरफेस पे फोर्स भी लगा सकता है। अगर ये मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ, तो जब भी मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होता है तो न्यूटन ने क्या बोला था, अब कुछ कुछ चीजें यहाँ पे अप्लाई होती है क्लासिकल मैकेनिक्स, जैसे तेजी मोमेंटम किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, सारी चीजें अप्लाई नहीं होती है। जो भी क्लासिकल मैकेनिक्स था न्यूटन का, वो कहाँ फेल हुआ था, इधर फेल हो गया था मॉडर्न फिजिक्स में, तभी एक जाकर के पूरा क्वांटम मैकेनिक्स बना है। और क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ कुछ चीजें न्यूटन फॉलो होती है, कुछ कुछ चीजें नहीं फॉलो होती है, जिसमें से एक चीज जो फॉलो होता है दैट इज, मान लो ये तुम्हारे पास लिखेंगे प्रेशर अप्लाइड बाय फोटोन ऑन अ गिवन सरफेस। अब इसमें भी केसेस बनते हैं, जिसमें पहला केस है एक फोटोन सा, एक फोटोन सा completely absorbed by the surface। अगर सरफेस में क्या करा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो भी फोटोन था उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यानी फाइनल मोमेंटम जो तुम्हारा होगा पी एफ कितना हो जाएगा, जीरो। मान लो ये एक सरफेस था, इस सरफेस पे बहुत सारे फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं, मान लो कितना एन फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, या इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करें। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम, ये क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम है, जो कहाँ इंसिडेंट हो रहा है इस पे। तो अगर तुम्हारे पास यहाँ से एनर्जी निकालोगे या मोमेंटम निकालोगे, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, dp बाई dt जो होगा, और इसको इनिशियल बोल रहे हैं, dp बाई dt कितना होगा, n h बाई लेमडा। n क्या है तुम्हारा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, जो कहाँ पे फॉल हो रहा है, इस सरफेस पे फॉल हो रहा है। मान लो यहाँ का एरिया कितना हमने लिया हुआ है, ए लेकर के रखा है, मतलब एरिया ए पे जो नंबर ऑफ फोटॉन फॉल हो रहा है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है स्मॉल एन। स्मॉल एन वो सारे फैक्टर्स अगर लिखवा देंगे, तो ये था तुम्हारा इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल रेट ऑफ मोमेंटम जिससे फॉल हो रहा था, पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हुआ, मतलब कुछ बाहर आएगा नहीं। यानी अगर यहाँ से चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो कितना होगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा, यहाँ पे चीजें लिखो पहले, वेयर एन क्या है, एन इज नंबर ऑफ फोटॉन falling number of photons per second।
सरफेस एरिया पे कितना फोटोन गिर रहा है n। तो यहाँ पे फोर्स जो आएगा तो F कैन बी सिंपली रिटन एज F क्या होगा, F होगा तुम्हारा dP बाई dt, ये डेफिनेशन होता है। अगेन पुट करोगे तो यही एक टर्म बचेगा क्योंकि फाइनल जो वाला जो टर्म है वो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो वो जो फोर्स होगा वो होगा NH बाई लेमडा, ये तुमको दिखेगा, ठीक है। और ये जो चीज है यहाँ पे एक और टर्म ध्यान रखो, ये तुम्हारा एनर्जी है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी जो भी तुम्हारा फोर्स होगा इट विल बी n इंटू ई लिख सकते हो। h को सीधे क्या लिख सकते हैं, सॉरी h अपॉन लेमडा को सीधे क्या लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, यानी जो भी फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एक मिनट, हाँ उस फॉर्म में चेंज कर दो तो ऊपर क्या करना पड़ेगा e बाई, जैसे e जो था तुम्हारा hc बाई सर hc बाई लेमडा है, लैम्डा था। तो यहाँ से ऊपर क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, c से c मल्टीप्लाई से, कर दो, हाँ इस फॉर्म सर। में लिख सकते हैं। और सर तो मैंने, डिवाइड होगा ना c से, तो हाँ सॉरी c से डिवाइड कर दो। ये तुम्हारा फोर्स हुआ, फोर्स एक्टिंग ऑन विच एरिया, एरिया ए, मतलब तुमने क्या निकाला अभी, फोर्स निकाल लिया, अगर उसमें एरिया ए से डिवाइड कर दोगे तो क्या दे देगा, एरिया ए से अगर डिवाइड करते हो therefore pressure on the ball, प्रेशर जो होगा तो पी नहीं लिख रहे हैं, कंफ्यूज जाओगे, तो इट विल बी एफ बाई ए, लिख सकते हैं एन ई डिवाइडेड बाई, और यहाँ पे टर्म दिखेगा तुमको, अगर इन सबको एक साथ ले लो, ये जो पूरा टर्म एक साथ लोगे तो जो यूनिट होगा वो क्या होगा, एक बार ध्यान से देखो, यूनिट ये एनर्जी है, यह है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, मतलब ऊपर वाले को देखोगे तो ये होगा जूल पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है तुम्हारा मीटर स्क्वायर, यानी ये जो यूनिट होता है किसका होता है, इंटेंसिटी का। मतलब अगर तुमको लाइट का इंटेंसिटी सीधे पता है, उसमें सी से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिल जाएगा। यानी ये जो पूरा टर्म है सॉरी, वेयर इंटेंसिटी या वेयर I इज इक्वल टू, कैसे लिख सकते हो, P इज इक्वल टू, अरे एक टर्म लिख दो लास्ट में वो लिखेंगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर होगा I बाई सी, प्रेशर क्या होगा तुम्हारा I बाई सी होगा, जहाँ I क्या है, I तुम्हारा इंटेंसिटी है, I given as what, n e by n e by 2। अब सबका इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास है, n क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन विच एरिया, ये एरिया क्या है, एरिया ए, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ई क्या है, सर एरिया किसका, मतलब वो कैथोड का। एरिया जिस सरफेस पे, जैसे ये वॉल था, इतना एरिया हमने कंसंट्रेट करा, और इस कंसंट्रेटेड एरिया पे हमने देखा कि कितना इलेक्ट्रॉन फॉल करता है पर सेकेंड, स्मॉल एन इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। तो जिस एरिया पे हमने अपना कंसंट्रेशन बना करके रखा ना, उस एरिया की बात कर रहे हैं ये। तो यहाँ से दो फॉर्मूला है तुम्हारे पास, प्रेशर भी निकाल सकते हो, प्रेशर के लिए क्या चाहिए तुमको, इंटेंसिटी चाहिए, अगर उसमें सी से डिवाइड कर दोगे तो क्या देगा तुमको, प्रेशर भी देगा। अगर इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ, यहाँ से एक चीज भी ध्यान रखना, नेक्स्ट चीज क्या है कि इंटेंसिटी जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एन, इंटेंसिटी जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पे। नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर तुमने लेमडा को कांस्टेंट रखा, लेमडा या फिर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर रहे हो, क्योंकि ये एनर्जी पे ई पे भी डिपेंड कर रहा है, मतलब अगर तुमने क्या कांस्टेंट रखा, वेवलेंथ को कांस्टेंट रखा है ना, तो इंटेंसिटी जब उसका बढ़ाओगे या घटाओगे तो उसके चलते क्या चेंज होगा, नंबर ऑफ फोटोन चेंज होगा। नंबर ऑफ यही चीज फोटॉन्स हो रहा का। था कब, यही चीज हो रहा था जब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा गया ना, समझना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, एक लेमडा हमने फिक्स कर दिया, समझना, लेमडा फिक्स कर दिया, और इस लेमडा के लिए हमने क्या देख रहे हैं, इस लेमडा को
लेमडा को जैसे ही फिक्स करोगे, अब इसका इंटेंसिटी बढ़ाओ या इंटेंसिटी घटाओ, बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये कब कैसे होगा? जब नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पे इमिशन नहीं हो रहा, यहाँ पे इमिशन नहीं हो रहा है ना, तो तुम कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो या घटा लो, इमिशन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? एक बार अगर इमिशन नहीं हो रहा इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए, तो उस पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए तुम इंटेंसिटी सॉरी हाँ इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। इंटेंसिटी मतलब यहाँ पे अगर मान लो रेड लाइट के लिए एक मेटल हमने लिया, और रेड लाइट, इस रेड के लिए क्या मिल रहा है? इस मेटल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो रहा। अब इस रेड लाइट का कितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओ या घटाओ, इमिशन नहीं होगा। दूसरा चीज क्या है? मान लो हमने एक लाइट लिया, इस लाइट के लिए अगर इस लेमडा के लिए इमिशन हो रहा है, इस लेमडा के लिए क्या हो रहा है? इमिशन हो रहा है। अब तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, लेमडा फिक्स है, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ने के चलते क्या होता है ना, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि ये जाकर किससे कोलाइड किया? कोलिजन होगा। यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ा रहे हो, कब? व्हेन लेमडा कांस्टेंट, लेमडा कांस्टेंट के साथ साथ इमिशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इधर ही बैठे हुए, इमिशन कम से कम होना चाहिए। इमिशन हो रहा है, देन अगर तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा रहे हो, और नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाने का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा। और इसी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के चलते जब ग्राफ प्लॉट करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी, तो हमें इंक्रीज दिखता है। जो सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? इधर से आ रही है। इस रिलेशन में शो हो रहा है कि एन जो भी होगा, इस इंटेंसिटी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आई कैन बी रिटन एज एन एच सी डिवाइडेड बाई ए इंटू लेमडा। इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली एच न्यू भी लिख सकते हो। अब क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहेगा उसको यूज कर लेना। हो गया? सर ये टाइम का इंडिपेंडेंट है क्या? मतलब ज्यादा देर अगर इंटेंसिटी। टाइम इंडिपेंडेंट देखो, जैसे जैसे ही ये जैसे ही फोटोन जाकर के इससे टकराया, ठीक है, बिना किसी टाइम लैप्स के ये बाहर आएगा। हाँ सर। फोटोन जाकर के इलेक्ट्रॉन से टकराया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? बाहर आ गया, बिना किसी एनर्जी को लॉस के। इसको इंस्टेंटेनियस प्रोसेस भी बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है तुम्हारा? इंस्टेंटेनियस इफेक्ट है। जैसे ये तुम्हारा क्या था? ये प्लेट था, हमने इसको किससे कनेक्ट करके रखा था? बैटरी से कनेक्ट करके रखा था। तो जब तक यहाँ पे लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहा था ना, आई की वैल्यू कितनी थी? जीरो। एक्सपेरिमेंटली सब चीज प्रूव किया गया है। जब तक यहाँ पे लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहा था, करंट कितना था? जीरो था। जैसे ही लाइट इंसिडेंट हुआ, बिना किसी टाइम लैप्स के, यानी टी इक्वल्स टू जीरो पे ही यहाँ पे करंट कितना हो गया? नॉन जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे जो टाइम लैप्स होता है वो कितना होता है? जी, टाइम लैप्स जीरो होता है। थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा, प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि फोटोन जैसे ही टकराया, पूरा का पूरा एनर्जी क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को देगा, और उस इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेकर के क्या करेगा? जंप कर जाएगा। जैसे ही जंप करेगा, इसमें करंट दिखने लगेगा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वही सारी चीजें। ये जो टाइम लैप्स का था, ये भी एक प्रॉब्लम था कि अभी तक जितने भी हमने प्रोसेस देखे उसमें टाइम लगता है, जो वेब से एक्सप्लेन करा गया हुआ है। लेकिन वेब से एक्सप्लेन अगर कर रहे थे तो इस प्रोसेस में टाइम लग ही नहीं रहा था। जैसे इसको ऑन करे, करंट इसमें दिखने लगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम था टाइम लैप्स का, जो कि अगेन इन्होंने एक्सप्लेन करा कि कोलिजन होते ही इलेक्ट्रॉन जस्ट उस एनर्जी को लेकर के बाहर आ जाएगा, बिना किसी टाइम को कंज्यूम किए। देखेंगे Einstein's explanation of photoelectric effect. Einstein's explanation of photoelectric effect, शॉर्ट फॉर्म में पीपीई लिख सकते हैं। उन्होंने क्या बोला कि ये मान लो तुम्हारा मेटल है,
इस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होगा, मान लो इसका वर्क फंक्शन कितना है 5 है, ठीक है। यहाँ पे हमने लाइट इंसिडेंट करवाई और इस लाइट के पास लेमडा सफिशिएंट है। लेमडा सफिशिएंट कहने का क्या मतलब है, इमिशन होगा, मतलब अब नॉन इमिशन का बात नहीं करना है। इसके पास इतना वेवलेंथ, इस वेवलेंथ के पास इतनी एनर्जी है कि वो क्या कर सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट करवा सकता है। अब उन्होंने क्या बोला कि मान लो तो जैसे ये फॉल होता है सरफेस पे भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सरफेस के जस्ट नीचे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। और वो सारे इलेक्ट्रॉन कहा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन से टकराया इधर क्या थे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे, मेटल है तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उधर क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब लाइट का जो फोटोन आया इससे टकराया, इससे टकराया, इससे टकराया, so on, जितने भी पार्टिकल्स से क्या हुआ, सारे फोटोन जाकर के जो भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उससे टकरा रहा है। अब इन्होंने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जंप करेगा, बाहर जंप करता है तो उसके पास क्या होगा, एनर्जी लेकर के आएगा। मतलब जब ये बाहर जंप करा, तुमने एनर्जी जो प्रोवाइड करा वो कितना है, मान लो ई है, इस ई का कुछ पोर्शन उसने कहा कंज्यूम कर लिया, 5 में, कुछ पोर्शन कहा कंज्यूम कर लिया, 5 में कंज्यूम कर लिया। यानी अभी जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसके पास जो एनर्जी बचेगा इट विल बी ई माइनस 5। जो भी एनर्जी बचेगा, मान लो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसके पास एनर्जी कितना रहेगा, ई माइनस 5 के बराबर है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड है। तो जो भी एनर्जी यहाँ से इसको मिला उसमें से वो कितना यूज करेगा, 5 यूज करेगा, क्योंकि अभी बताएं कि पूरा का पूरा एनर्जी क्या लेता है, पूरा का पूरा एनर्जी लेगा। ऐसा नहीं कि उसको 5 चाहिए तो 5 लेगा और बाकी का एनर्जी क्या कर देगा, बोल देगा फोटोन को हमको नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकता है। अगर उसको लेना है फोटोन से एनर्जी तो क्या करेगा, पूरा का पूरा पूरा एनर्जी ही लेगा। लेना पड़ेगा। यानी ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन था, जैसे ही जाकर के इससे फोटोन टकराया, फोटोन के पास कितनी एनर्जी था, ई ई एनर्जी था। अब इस इलेक्ट्रॉन के पास काम क्या है, ये बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलने में कितना एनर्जी कंज्यूम हो गया, बाहर निकलने में 5 जो है वो कंज्यूम हो गया, बाहर निकलने में 5 कंज्यूम हो गया, तो उसके पास बचा कितना, ई ई माइनस माइनस 5। 5। अब ये जो ई माइनस 5 है उस एनर्जी को क्या लेकर के क्या करेगा, वो मूव करेगा। ये जो ई माइनस 5 है ये किसमें चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि एक बार अगर बाहर आ गया उसके पास जो भी एनर्जी बचा हुआ है उस एनर्जी को लेकर के बैठा तो नहीं रहेगा। पार्टिकल है, अगर किसी पार्टिकल को एनर्जी दोगे तो वो अल्टीमेटली उसमें किस में चेंज हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। यानी ये तुम्हारा क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। यानी जो भी एनर्जी यहाँ आया वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। काइनेटिक एनर्जी किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो एनर्जी कंजर्वेशन से उन्होंने क्या मिला, जो भी आइंस्टीन थे उन्होंने क्या बोला कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा वो जब जंप करेगा तो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन यूज कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ई माइनस 5। अब उसमें भी क्या देखा गया कि अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा है ना उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है। जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं क्या कर रहे हैं, सबको पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास कितना एनर्जी है, कितना एनर्जी है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी बताया लेकिन सबकी एनर्जी क्या आ रही है, चेंज हो रही है। सबका एनर्जी क्या हो रहा है, एक वैल्यू में क्या हो रहा है, वो वेरिएशन दिखा रहा है। वेरिएशन क्यों हो रहा है आप समझो, जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला 5, उस 5 एनर्जी को लेकर के ये बाहर जा रहा था, बीच में कहीं कोलिजन हो गया किसी और इलेक्ट्रॉन से, तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी थोड़ा सा खर्च हो गया, और इससे इसके पास गया और एनर्जी खर्च हो गया, जाते जाते जब तक यहाँ तक पहुंचा तब तक उसकी सारी की सारी एनर्जी अगर खत्म आ गई हो गई तो यहाँ पे आकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है, ये जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है तुम्हारा, वैरी करेगा जीरो से लेकर के एक मैक्सिमल। मान लो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला वो किसी से टकराए नहीं, जो जस्ट सरफेस के अंदर इलेक्ट्रॉन था वो किसी से टकराया ही नहीं। अगर नहीं टकराया, इस सरफेस से जस्ट निकल के वो बाहर आ गया तो उसके पास जो एनर्जी होगी, वर्क फंक्शन कितना यूज होगा, वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी कंज्यूम होगी जस्ट बाहर निकलने में। और इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल बी मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी दैट कैन हैव टू दिस इलेक्ट्रॉन, वो मैक्सिमम होगा। यानी जो भी काइनेटिक एनर्जी होगा वो वैरी कहाँ से करेगा, काइनेटिक एनर्जी विल वैरी बिटवीन 0 टू अ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जीरो होने का क्या मतलब है, जीरो होने का मतलब है कि रेस्ट में आ गया फोटोन। जीरो होने का मतलब है कि यहाँ पे ई होगा व्हेन काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी जीरो का मतलब है कि ई जो होगा तुम्हारा वो कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा।
काइनेटिक एनर्जी अगर 0 हो गया तो मतलब यहाँ से जब टकरा टकरा के सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है ना, उसके लिए वर्क फंक्शन डिफाइन है। वर्क फंक्शन किस कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए डिफाइन है? सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन, जस्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था, वो इसको जितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए ना, जिस एनर्जी के वो लेकर के बाहर निकलेगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं। ना कि इधर कोई इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है इस ये जगह लेकर के जितनी एनर्जी निकलेगा। हमेशा सरफेस के रेस्पेक्ट में क्या डिफाइन करते हैं? वर्क फंक्शन डिफाइन करते हैं। चूंकि ये जो वर्क फंक्शन ये सबसे कम किसके लिए होगा? सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा है उसके लिए। जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे, अंदर से जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, अगर कोलिजन नहीं हुआ तो इस पाई के बराबर होगा, और अगर कोलिजन हो गया तो उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसके चलते जो बाहर काइनेटिक एनर्जी मिलता है सारे इलेक्ट्रॉन्स का, वो अलग अलग आएगा। अगर ऐसा कोलिजन नहीं हो रहा होता तो क्या होता? सबका काइनेटिक एनर्जी सेम रहता। फिर हमें मैक्सिमम और मिनिमम काइनेटिक एनर्जी डिस्क्राइब करने की बात ही नहीं करती। अब ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, इसको डिफाइन करने का एक तरीका है, जिसको हम डिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ इसमें लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लो। तो ये बस समझाने के लिए, तब बाई वर्ड लिख लो, समझ में आ जाएगा। लिखना पॉइंट 1। according to Einstein according to Einstein लिखना during PP, during photoelectric effect, according to Einstein, during photoelectric effect, light does not behave as wave. According to Einstein, during photoelectric effect, light does not behave as wave. Light does not behave as wave. It behaves as it behaves as it behaves as particles. It behaves as particle. It behaves as particle called photons. Behaves as particles called photon. Point 2. लिखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पॉइंट 2 में फोटो और फोटोन के बाद क्या बोले? क्या क्या बोल रहे हो? सर और फोटोन के बाद सर क्या बोले? और कॉल्ड फोटोन के बाद पॉइंट 2। पॉइंट 2 में लिखना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ 1:1 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज रिजल्ट ऑफ 1:1 collision between what result of 1:1 1:1 का मतलब नहीं समझ रहे हो? एक से एक कहा 1:1 in elastic collision 1:1 in elastic collision between 1:1 in elastic collision between photon and electron photon and electron that is photon is completely absorbed. That is photon is completely absorbed. Photon is completely absorbed by the electron. Okay. Number 3 या जो भी तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट है, this energy absorbed by this energy absorbed by this energy absorbed by
electron, this energy absorbed by electron is used in is used in is used in is used in work function is used in work function is used in work function comma kinetic energy and some part of energy shifting some part of energy shifting सर एंड के बाद and some part of energy in shifting electrons from interior to the surface of थम पार्ट ऑफ एनर्जी के बाद फिर क्या बोले? क्या थम पार्ट ऑफ एनर्जी के बाद फिर क्या बोले? बोले some part of energy in shifting electrons from interior to the surface of the metal तो वही सेम चीज सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, फाइव यूज करा, जस्ट लेकर के निकल गया, लेकिन उसके नीचे जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको पहले कुछ एनर्जी लगेगा कहाँ तक आने में, सरफेस पे आने में। सरफेस पे आने के बाद अगेन उसको कितना लगता है, फाइव लगता है, और उस फाइव को लेकर के क्या करेगा, जंप करेगा, जिसके चलते काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स के लिए अलग अलग होता है। यानी जो जस्ट मेटल से ही निकला है, मेटल सरफेस से बाहर निकल आया, उस इलेक्ट्रॉन के पास जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ से चल करके है, इनको मिला था, फोटोन ने प्रॉपर एनर्जी दिया, लेकिन यहाँ तक आते 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 सरफेस तक पहुंचते पहुंचते पूरा एनर्जी खत्म हो गया, मतलब ये यहाँ से बाहर आ ही नहीं पाएंगे। जैसे तुमने सफिशिएंट इंसिडेंट करवाया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जो सबसे यहाँ इंटीरियर में था, इसको बाहर आने के, यहाँ सरफेस तक आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, ई डैश। अगर ये ई डैश जस्ट बराबर होगा किसके, ई जो तुमने सप्लाई करा है, तो अब इसके पास फाइव तो बचा ही नहीं, और फाइव नहीं बचा है तो ये बाहर क्या होगा, नहीं आएगा। कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक तो पहुंचे, लेकिन अब उनके पास एनर्जी कितनी बची, जस्ट फाइव के बराबर ही बची है, तो उस फाइव को यूज करके क्या करेंगे, बाहर तो निकल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आकर के क्या हो जाएंगे, रेस्ट में हो जाएंगे। यानी इनका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए क्या बोलना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वेरी करेगा बिटवीन जीरो टू मैक्सिमम। यानी नेक्स्ट पॉइंट जो तुम्हारा क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में लिखना, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ kinetic energy of emitted electron varies क्या लिख सकते हो, हाँ उसके बाद में लिख देना, that is kinetic energy less than equal to 0, less than greater than 0, या फिर सॉरी greater or equal to 0 and less than equal to kinetic energy maximum। सर के मैक्स कितना होता है, के मैक्स का जो वैल्यू है वो पता करते हैं हम हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। हाँ वेलोसिटी सर हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स ही तो वेलोसिटी पता पकड़ते करोगे हैं तो ना। वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही होगा, लेकिन उसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज करते हैं, अभी बताएंगे। वेलोसिटी अगर पता, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला उसका वेलोसिटी तुमको पता है, और वेलोसिटी मान लो सबसे मैक्सिमम है, तो बता ही दोगे काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर होगा, यस सर, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा।
लेकिन अगर तुम ये वेलोसिटी मेजर नहीं कर पा रहे हो तब इसको कैसे बताते हैं? तब इसको बताने के लिए हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ती है। अब समझना, जो भी डिवाइस बना था, डिवाइस में क्या हो रहा था, ध्यान से देखो। क्या क्या कहाँ मूव करेगा, कहाँ मूव करेगा, कहाँ जंप करेगा, ये तो बताओ। कहाँ जंप करेगा, कहाँ जंप करेगा, वही तो, सरफेस से कहाँ जंप कर गया, बाहर या अंदर ही जंप कर रहा है। जंप करने का दो तरीके, एक रूम के अंदर ही मैं जंप कर रहा हूँ, एक रूम के बाहर जंप कर रहा हूँ। तो जंप कहाँ कर रहा है, मतलब इस सरफेस, ये सरफेस था इधर, इधर से जंप कर गया इधर, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो फोटो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा बोलेंगे। बाहर आ गया इलेक्ट्रॉन, क्यों बाहर आ रहा है, लाइट इंसिडेंट करवाया, लाइट इंसिडेंट करवाने के चलते इलेक्ट्रॉन बाहर आया, तो इसको क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन। और क्या चाहिए, उसके पास एनर्जी हो या ना हो उससे क्या मतलब है। जंप कर गया, किसके चलते जंप करा, लाइट इंसिडेंट करवाने के चलते। तो जो इलेक्ट्रॉन जंप करा है वो फोटोन से एनर्जी लेकर के बाहर आया, तो उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या है यहाँ पे समझना, जैसे ये तुम्हारा माइनस और ये क्या था तुम्हारा प्लस, इसको तुमने ऐसे कनेक्ट करा होगा। अगेन पूरे सेटअप में जो जो वो लोग काम करे थे, हॉलविच या फिर उसका जो पार्टनर था, उन्होंने क्या करा था, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवा करके देखा था। अभी यहाँ पे वोल्टेज भी है, समझना, वोल्टेज भी है, तो लाइट इंसिडेंट करवा करके देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, खिंच जाएगा इधर, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुमने अप्लाई करके रखा हुआ है। इसके पास अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं है ना, अगर मान लो जस्ट कहाँ से जंप हुआ, सरफेस से निकल गया बाहर, और एक बार अगर सरफेस से निकल गया तो इसको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन को दिख रहा है पॉजिटिव प्लेट दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेगा, एक्सेलेरेट होगा, क्योंकि इस रीजन में क्या हो गया है, तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इस रीजन में, और अगर इस रीजन में इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करा वो क्या करने लगेगा, इसके अपोजिट में भागने लगेगा, इसके अपोजिट में भागते भागते यहाँ से आकर के कोलाइड करेगा, और इसके चलते यहाँ पे करंट आने लगेगा। मतलब जैसे भी इलेक्ट्रॉन जंप करके आ रहा है वो प्लेट तक तो पहुंच ही जाएगा। कब, जब तुमने ऐसा कुछ पोटेंशियल प्रोवाइड करा है, इफ दिस पोटेंशियल इज V इज ग्रेटर देन 0, अगर ये V क्या है तुम्हारे पास, ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे जितना भी इलेक्ट्रॉन निकला, भले उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना हो, 0 हो, या उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो, जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकलेगा सबका सब कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचना ही है। कब, व्हेन V इज ग्रेटर देन 0। अब इसमें क्या हुआ कि उन्होंने ग्राफ प्लॉट करना शुरू करा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तुमने इंसिडेंट करवाया, V को अगर 0 रख रहे हो, V को क्या रख रहे हो, 0, तो यहाँ से वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, क्योंकि अगर पोटेंशियल 0 है, समझना पोटेंशियल 0 पे क्या होगा, पोटेंशियल 0 पे अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बहुत सारे, पोटेंशियल 0 पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कुछ बैटरी कनेक्ट नहीं कराया, बस यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवाया है, और यहाँ पर पे एक एमीटर लगा करके रखा है, तब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है करंट के साथ। तो देखो इसमें क्या होगा ना कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे निकले, और उस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी वेरी कर रहा है यहाँ से लेकर के। अब इसमें क्या होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन इधर से चलना शुरू करेगा, क्योंकि अभी तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, जब V 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, कुछ नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन के पास अपने पास वो फ्रीडम है कि वो किधर भी मूव कर सकते हैं। तो अगर मूव करेंगे तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक पहुंचते हैं, मतलब मान लो यहाँ से 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो मे बी 20 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक पहुंच रहे हैं, इस स्टेट पे पहुंच रहे हैं, कितने पे, 0 पे, जब तुमने यहाँ पे कुछ पोटेंशियल अप्लाई नहीं करा हुआ है। मतलब अभी भी करंट देखो सर्किट में है, सर्किट में क्या दिखेगा तुमको, करंट दिखेगा, जब तुमने यहाँ पे कोई पोटेंशियल अप्लाई करके नहीं रखा हुआ। क्यों, क्योंकि तुमने लाइट इंसिडेंट करवाया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन में से कुछ पार्ट ऐसे इलेक्ट्रॉन के होंगे जो जंप करके कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। मतलब तुम I वर्सेस V ग्राफ जब प्लॉट करो, समझना यहाँ पे क्या हो रहा है, I वर्सेस V ग्राफ में जब पोटेंशियल 0 है तभी भी तुम्हें कुछ करंट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसका कुछ पार्ट, किसी किसी इलेक्ट्रॉन के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, वो निकला यहाँ पहुंच गया,
उससे कम वाला भी मे बी पहुंच गया, मे बी अगर जिसके पास बहुत बाकी के जो 80 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, कुछ यहाँ पे जाकर के फॉल हो गया, कुछ इधर डाइवर्ट हो गया, जो जो जीरो के साथ निकला वो तो कहीं जाएगा नहीं, वो वही रहेगा, मे बी धक्का लगने के चलते यहाँ तक आ सकता है, लेकिन वो इसके पास नहीं पहुंचेगा। बट करंट क्या जीरो होगा सर्किट में? करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहा है। अब तुम मान लो कि वोल्टेज को बढ़ाना स्टार्ट कर रहे हो, वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो होगा क्या ना, ये जो करंट कुछ आलसी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे बैठे हुए थे, जिनको जाने का मन नहीं कर रहा था, उनके अब क्या लगना शुरू होगा? फोर्स लगना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करोगे ई क्या होगा? इंक्रीज होना शुरू होगा। अब ई जब इंक्रीज होना शुरू होगा ना, तो धीरे धीरे जो इलेक्ट्रॉन्स पहले 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे थे, मे बी 30 पहुंचेगा, और इंक्रीज करे 40, और इंक्रीज करा 50, एंड सो ऑन करते करते इंक्रीज करा सारे के सारे। मतलब यहाँ पे जिसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है वो भी इलेक्ट्रॉन कहाँ तक पहुंच रहा है? यहाँ पे पहुंच जा रहा है। मतलब एक ऐसा पोटेंशियल जिसको तुम बढ़ा दिए, मैक्सिमम पोटेंशियल तक अगर पहुंच रहे हो, बढ़ाने के बाद यहाँ पे जो सबसे आलसी इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ पहुंच रहा है? यहाँ पहुंच जा रहा है। तो जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन कुछ देर बाद सैचुरेट हो जाता है। अब पोटेंशियल बढ़ाते रहो, करंट में तुमको कोई इंक्रीज नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल रहा था, वो सबका सब कहाँ पहुंच जा रहा है? यहाँ पे पहुंच जा रहा है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये तुमको क्या देगा? करंट देगा। ये एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम जो यहाँ से निकल रहा है, उसमें 4 से मल्टीप्लाई तो करोगे तो वही करंट देगा ना। अब ये जो एन है ना, ये फिक्स हो गया, क्योंकि तुमने क्या फिक्स करके रखा है? तुमने जो भी यहाँ पे लाइट इंसिडेंट करवा रहे हो वो फिक्स करके रखा है। तो करंट जो होगा उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू रीच होगी, और उसके बाद क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अब यहाँ तक तो उन्होंने करके देख लिया, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में पोटेंशियल को पॉजिटिव कर करके देख लिया कि हम बढ़ा रहे हैं, हमें एक ऐसा टाइम मिल रहा है जो क्या हो रहा है? पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, लेकिन फिर करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसी करंट को उन्होंने क्या बोला? सैचुरेशन करंट बोला। अब फिर खेलना शुरू करा कि वापस करके देखते हैं उल्टा। मतलब अभी क्या करा? जिस प्लेट पे लाइट इंसिडेंट करवा रहा था उसको किससे कनेक्ट कर दिया? पॉजिटिव। मतलब एक उसके पास वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस वाला डिवाइस है, जिसको क्या कर सकते हैं? वैरी कर सकते हैं। तो एक बार पॉजिटिव में वैरी करके देखा तो ग्राफ ऐसा मिला, आई वर्सेस बी का। अब क्या करा? उल्टा घुमाना शुरू करा। उल्टा घुमाने का मतलब v इज लेस देन जीरो। v जब लेस देन जीरो करके देखेंगे तो अब देखो, पहले तो क्या थे? इलेक्ट्रॉन जो कुछ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जिनके पास कुछ था, 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे थे। जैसे ही हमने पोटेंशियल अपोजिट करा ना, तो इस 20 में से भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि जैसे ही तुमने नेगेटिव में क्या प्रोवाइड करा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो गया? इस तरीके का हो गया। अब इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पहले से जो तो नहीं पहुंच पा रहा था उसके पास तो एबिलिटी अभी भी नहीं है पहुंचने का, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, कितने पहुंच रहे थे, उसमें से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे, और ग्रेजुअली नंबर क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी अपोजिट डायरेक्शन में अगर तुम इसको बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 0, 10, 5 एंड ग्रेजुअली कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब 0 कहने का मतलब है कि यहाँ का कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। मतलब यहाँ पे जिस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम था वो भी यहाँ पे नहीं पहुंच पा रहा है। तो उस पोटेंशियल को, अभी इसको नीचे ले जाते हो पीछे की तरफ, तो कुछ इस तरह ग्राफ दिखता है। ये करंट वर्सेस किसका ग्राफ है? पोटेंशियल का। जहाँ पे ये जो टर्म है इसको क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? वीएस से। और माइनस लगने का क्या मतलब है? इस केस में कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट करा गया हो, और एनोड जो भी प्लेट है, मतलब जिसके भी लाइट इंसिडेंट करना है उसको किससे कनेक्ट करा गया है? उसको कनेक्ट करा है पॉजिटिव प्लेट से। और जो बचा हुआ इसको कलेक्टर बोलते हैं। तो कलेक्टर को हमने किससे कनेक्ट करा है? नेगेटिव से। इस केस में जो पोटेंशियल आया वीएस, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है? लिखना नेक्स्ट हेडिंग तुम्हारा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल में लिखना पॉइंट नंबर 1, इट इज द पॉइंट नंबर 1 में लिखना इट इज मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। इट इज मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल
it is minimum negative potential which is just significant, yeah sorry significant is sufficient, which is just sufficient, which is just sufficient to stop, just sufficient to stop most energetic electron, just sufficient to stop most energetic electron from reaching from reaching from reaching from reaching to collector plate, from reaching collector plate भी लिख सकते हो, टू हटा दो, from reaching collector plate ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखना लिखना at this potential, at this potential, at this potential given electron with maximum kinetic energy, electron with maximum kinetic energy, electron with maximum kinetic energy does not reach collector plate, does not reaches collector plate, therefore relation between Ke max, therefore relation between Ke max and stopping potential, Ke max and stopping potential is given as Ke max equals to सर क्या लिखा है सर, EV by N? सर के मैक्स क्या लिखा हुआ है? EVS क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझना यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो ये कह रहा है कि ऐसा पोटेंशियल है जिसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन के पास है ना, या जिस फोटो इलेक्ट्रॉन के पास है, वो भी कहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, कलेक्टर प्लेट पे नहीं पहुंच रहा है। ये तुम्हारा एमिटर था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और उस इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे कंसीडर कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, इसको पहुंचना क्या है, कलेक्टर प्लेट पे पहुंचना है। अब कलेक्टर प्लेट पे इसको पहुंचना है, लेकिन उसको पार करना है कितने का पोटेंशियल, इसको कनेक्ट कैसे करेंगे, इसको कनेक्ट करा हुआ है VS से, और मान लो ये किससे कनेक्टेड है, 0 से, यानी इन इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का, VS का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसको अभी क्या कर दिए, पहले ये नेगेटिव से कनेक्टेड था, अभी किससे कनेक्ट कर दे रहा है, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव से कनेक्ट करने का मतलब पिछले वाला जो केस है उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव है, इसलिए जो डेफिनेशन है उसमें क्या दिया हुआ है, इट इज द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। क्योंकि हमेशा हम कैसे चेक कर रहे हैं, हम कलेक्टर को नेगेटिव कनेक्ट करके देखते हैं, वहां से करंट चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पे VS हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है, कलेक्टर जो है वो किससे कनेक्टेड है, 0 से। अब समझो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये चलना शुरू करेगा। अब जब ये चल रहा होगा ना तो इसकी एनर्जी खत्म होगी, क्यों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में कौन बैठा हुआ है, क्योंकि इससे तुमने कनेक्ट करा है किससे, तो तुमने इस तरीके से कनेक्ट करा, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है वो कैसा जनरेट हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मतलब ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके का। अब जब ये चलेगा ना इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी इसके पास था, लेकर के चल रहा है, यहाँ पे पहुंच रहा है, पहुंचते 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 जस्ट जा करके यहाँ पे इसकी एनर्जी क्या हो गई, खत्म हो गई। मतलब ये जब मूव कर रहा है, जाते 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 जस्ट कलेक्टर को टच करने से पहले अगर इसकी एनर्जी कितनी हो गई,
जीरो हो गई, टच करेगा ना तब जाकर के अंदर घुसेगा। अगर जाकर के जस्ट टच करने से पहले यहाँ पे इसकी एनर्जी खत्म हो गई तो फिर वो कलेक्टर के अंदर जा नहीं पाएगा, और अगर कलेक्टर के अंदर जा नहीं पाएगा तो करंट कितना होगा, जीरो होगा। कलेक्टर के अंदर जाने के लिए कम से कम उसको टच करना पड़ेगा, तो टच नहीं कर रहा है यहाँ पे जाकर के। अब एनर्जी देखो खर्च कितनी हो रही है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना था, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो। एंड दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो किसके बराबर होता है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है, अभी जस्ट पढ़े हो तुम लोग, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। यहाँ फोर्स है कौन, यहाँ जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जाएगा, उसके चलते जो वर्क डन होगा। और उसके लिए जब कैलकुलेट करोगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस मैक्स बराबर किसके होना चाहिए, ये जो वर्क डन होता है किसके चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। उसको ऐसे निकाल सकते हैं, W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। पढ़े हो, वर्क डन जो होता है, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, हाँ सर। पोटेंशियल डिफरेंस जिस पॉइंट के बीच में मूव कर रहे हो, जो चार को मूव करवा रहे हो उससे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर देखोगे Q कितना है, E के बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, हाँ VS। तो जो वर्क डन होगा कितना होगा, EVS। और EVS किसके बराबर होती है, जीरो माइनस EVS लिख सकते हो। यानी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो किसके बराबर होना चाहिए, EVS के बराबर, जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। आ रहा है बात समझ में, यहाँ का पोटेंशियल जीरो, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VS है। और इसको नेगेटिव में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम पिछले वाला जो केस था ना, जो नॉर्मल केस, नॉर्मल में केस में ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है, लेकिन अभी के केस में ये जीरो है और ये VS है। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव पोटेंशियल के टर्म में उसको कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज दिस मस्ट बी हाई देन दिस टू डिफाइन नॉर्मल कंडीशन। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए, EVS के बराबर होना चाहिए। यानी अगर तुमने ये पता कर लिया तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पता कर सकते हो, VS पता करो, E से मल्टीप्लाई करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। और अगर तुम्हें काइनेटिक एनर्जी पता चल गया तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा वो भी पता कर सकते हो। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे पता करोगे, हाफ mv², जहां मास क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम इधर से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हाँ सर। सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कितना बाकी है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल तो पहुंच ही गए, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया होगा। कंप्लीट हो गया, बस ग्राफ बचा हुआ है। हाँ सर। तो जो इक्वेशन आता है, सो इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक, यहाँ पे छोड़ कर ये लिखवा करके इसके आगे का निकाल। can be given as अच्छा सर, ये तो कल कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक्सरे कराइएगा ना। एक्सरे सिलेबस में है, एक बार चेक कर लेना। सर ताकि मेरा जो मॉड्यूल है सर, उसमें मतलब एक्सरे प्लस वो दिया हुआ है। वो तो सबके इनके भी मॉड्यूल में, नीट वाले के मॉड्यूल में एक्सरे दे दिया है, पॉजिटिव रे दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम अभी भी तुम्हारे मॉड्यूल में होगा। वो सब हटाया नहीं है, वो सिलेबस से हट के एक बार चेक कर लेना कि एक्सरे है कि नहीं सिलेबस में। जो नया वाला सिलेबस आया हुआ है शायद उसमें एक्सरे नहीं है, अगर होगा तो पढ़ा देंगे। उसमें भी यही सारे कंसेप्ट यूज होता है, इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है, लेकिन उसमें जो इमिशन का प्रोसेस होता है वो थर्मोआयनिक इमिशन होता है। यहाँ देखो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होगा E न्यू, ठीक है, माइनस ऑफ 5। ठीक है, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है, जो एनर्जी मिला दिया तुमने, उसमें से वर्क फंक्शन को घटा दो। और अभी जस्ट हमने देखा ई मैक्स कितने के बराबर होगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, ES इज इक्वल टू H न्यू माइनस 5। ये सर सारा मेरा एक्सप्लेनेशन मॉड्यूल उसने दिया। 2018 तक का PYQ दिया हुआ है इसमें, तो
लास्ट तो एक्सरे में 2008 पे क्वेश्चन पूछा था आरटीजे। आईटी तो कब का हटा चुका है यार, एक्सरे तो फालतू हाँ वो तो 2008 में पूछा था लास्ट। हाँ तो अभी जो सिलेबस आया होगा ना, कौन तुम्हारा भी एनटीए से ही होता है ना, जेई मेंस का भी। हाँ सर, हाँ सर। एनटीए के साइट पे जाओ, एक बार सिलेबस डाउनलोड करना, उसमें देखना एक्सरे है कि नहीं। सर इनका लग तो इनमें दिखा तो था नहीं है। कि 2019 में भी कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ 2017 में सर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, बाकी करेंगे अगले क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir.